So hello students, today I am going to discuss with you about the anti-asthmatic drugs. इसके ऊपर हमने लगभग 3-4 वीडियोस बना लिए हैं ऑलरेडी और ये हमारा वीडियो जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी-एस्थमेटिक ड्रग्स पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में ब्रीफ बताया था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एंटी-एस्थमेटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में आता है और वहाँ पे हम लोगों ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को 3 पार्ट में देखा था। एक था ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दूसरा था पैरेंटरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और थर्ड था इनहेलेशन। ये डोसेज फॉर्म है जिसमें कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को देते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स को। तो यहाँ पे हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। बिफोर आई शुड हैव टू स्टार्ट माय डिस्कशन, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कई तरह की एक्टिविटीज़ को अपने अंदर रखता है। मेडिकल इम्पोर्टेंस, मेडिकल यूज इसके बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे जो बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो पूरा हमारा फोकस होगा एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स के ऊपर। हम इसके एस्थमा के ट्रीटमेंट में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे मेरा पूरा फोकस है। तो स्टार्ट करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है पिछले कुछ डिकेड से मेन ड्रग के कंसिडरेशन में है। सेकेंड पॉइंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है बच्चों इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। क्यों कंट्रोलर कहते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में रिलीफ प्रोवाइड करता है फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा से। एस्थमा के सिम्टम से लंबे समय तक राहत दिलाने का काम करता है, इसीलिए हम इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। और ये लंबे समय तक राहत क्यों मिल पाती है? बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़। मैंने बोला कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है जो कि इसे कंट्रोलर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एज सच इसके पास कोई ब्रोंकोडाइलेटर प्रॉपर्टी अपनी खुद की नहीं है। नेक्स्ट, जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा या मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाने वाला फॉर्म जो है एरोसोल फॉर्म, जो कि यहाँ पे इनहेलेशन में आपको डिस्कस किया गया। तो एरोसोल फॉर्म जो होता है इसमें मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब आप ड्रग को एरोसोल फॉर्म में रहते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है और एब्जॉर्प्शन कम होने के कारण वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाता। यही रीज़न है कि एरोसोल जो फॉर्म है उसमें मेजर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट हाउ दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज प्रोड्यूसिंग एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट। 3 मैकेनिज्म्स के द्वारा ये बच्चों अपने एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। पहला, ये अप रेगुलेट करता है बीटा 2 रिसेप्टर्स को। अप रेगुलेट करने का मतलब क्या हो गया कि ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है बच्चों। जब वो स्टिमुलेट कर रहा है तो आपको मालूम है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स लंग्स पे और मास्ट सेल पे प्रेजेंट है। तो लंग्स में जब ये बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, जब यही बीटा 2 रिसेप्टर मास्ट सेल पे स्टिमुलेट हो जाता है तो वो इनहिबिट कर देता है उसमें से रिलीज होने वाले स्पैज्मोजेंस को, यानी मास्ट सेल फिर किसी भी तरह के स्पैज्मोजेंस को रिलीज नहीं कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स के रिलीज को भी ये रोक देता है। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स का रिलीज बच जाता है बच्चों, रुक जाता है, उसके कारण क्या होता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, वैस्कुलर परमिएबिलिटी प्रिवेंट कर दी जाती है और एयरवेज में जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है उसको भी रोक दिया जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस प्रिवेंट हो जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, एस्थमा के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड कौन सा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा कि एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है? सो इट इनहिबिट द फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ द साइटोकाइनिन्स एंड केमिकल मेडिएटर्स। जो भी साइटोकाइन्स या केमिकल मेडिएटर्स रिलीज किए जा रहे थे, देखिए ये जो पॉइंट्स दोनों हैं ये आपको पैथोफिजियोलॉजी वाले पार्ट में मेरा वीडियो बना हुआ है, उसे देखिएगा, तब आपको ये दोनों समझ में आएगा कि मैं क्यों ल्यूकोट्राइन्स बोल रहा हूँ, क्यों प्रोस्टाग्लैंडिन बोल रहा हूँ, क्यों साइटोकाइन्स बोल रहा हूँ। तो आप एक बार रेफर कीजिए।
साइटोकाइन्स और केमिकल मेडिएटर्स को रिलीज होने से और उसको फॉर्मेशन होने से रोकता है। इसके कारण क्या होता है बच्चों, ये प्रिवेंट करता है रिक्रूटमेंट, प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। फर्दर जो आगे आने वाले ल्यूकोसाइट्स थे उनके रिक्रूटमेंट को रखेगा, उनके मैच्योरेशन वगैरह को रोकेगा, उनके एक्टिवेशन वगैरह को ये रोक देता है। और इस तरह से ये क्या प्रोड्यूस करता है, अपने एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं, जैसे एरोसोल फॉर्म में यूज़ करते हैं बच्चों, तो वहीं पे हम लोग एरोसोल फॉर्म में बीटा 2 एगोनिस्ट्स को भी यूज़ करते हैं, और दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा देन इट विल बिकम द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एस्थमा। लॉन्ग टर्म से जो एस्थमा का पेशेंट है, जिसे बहुत दिनों से दिक्कत है, क्रोनिक एस्थमा का केस है, उसमें ये फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग बन जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आपने जो डिफरेंट डोसेस फॉर्म में यूज़ किया, जैसे ओरल में यूज़ किया, पैरेंट्रल में यूज़ किया, इनहेलेशन में यूज़ किया, क्या इनके डोज हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं, ये देखते हैं। तो पहला हम लोग ओरल में जो यूज़ करते हैं दैट इज योर प्रिडनोसोलॉन एंड मिथाइल प्रिडनोसोलॉन। प्रिडनोसोलॉन को जब आप ओरली यूज़ करते हैं तो अराउंड 20 to 60 मिलीग्राम डेली का डोज होता है बच्चों, और मिथाइल प्रिडनोसोलॉन का 40 से 120 मिलीग्राम डेली का डोज होता है। इस ओरल वाले का जो मेन, कब आप उसको यूज करते हैं ओरल डोसेस फॉर्म को, जब पेशेंट ऑलरेडी ब्रोंकोडायलेटर्स के द्वारा ट्रीटमेंट प्राप्त कर चुका है। यानी अगर एस्थमा का पेशेंट है, उसे आपने ब्रोंकोडायलेटर्स दे दिया है, तो उसके बाद 7 से 10 दिन के लिए आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। इससे क्या होगा कि उस पेशेंट के जो भी सिम्टम्स होंगे वो सप्रेस कर दिए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर आप पेरेंट्रल में देखते हैं तो हाइड्रोकॉर्टिसोन्स एंड मिथाइल प्रिडनोसोलोन्स, ये दोनों को यूज किया जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन्स का क्या है, 100 मिलीग्राम पर 2 ml में होता है, और दूसरा जो आपके मिथाइल प्रिडनोसोलोन है 0.5 ग्राम पर 8 ml या 1 ग्राम 16 ml में अवेलेबल होता है। तो पैरेंट्रल जब भी हम देते हैं बच्चों, कंडीशंस होती है सीवियरिटी की। सो पैरेंट्रल ड्रग को, यहाँ पे पैरेंट्रल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को आप सीवियर एक्यूट अस्थमा के केस में देंगे। नाउ नेक्स्ट, इनहेलेशन जो है, इनहेलेशन में यूज किया जाता है बच्चों पर मीटर डोज के फॉर्म में। मीटर डोज वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो बैक्लोमिथासोन्स हो गए एंड साइक्लोसिनॉइड्स हो गए। बैक्लोमिथासोन्स 50, 100 एंड 200 माइक्रोग्राम पर मीटर डोज में अवेलेबल होता है, जबकि साइक्लोसिनॉइड्स जो होता है ये आपका 80 to 160 माइक्रोग्राम पर मीटर डोज में अवेलेबल होता है। सो दिस इज व्हाट। नेक्स्ट, अगर आप इनहेलेशन लेते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये मेजर साइड इफेक्ट्स को डिवॉइड करता है, यानी नहीं होता है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, वॉइस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, और दूसरा ड्राइनेस ऑफ माउथ भी इसमें कॉज किया जाता है। यानी अगर हम ओवरऑल बताएं कि कैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि ये रिड्यूस करता है ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी को, और रिड्यूस करता है ये म्यूकोसल एडिमा को। नेक्स्ट, ये सप्रेस कर देता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। कब, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तब। जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद जो मेडिएटर्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ही ये सप्रेस कर देता है, जिसके के कारण जो भी एस्थमा का सिम्टम्स होने वाला था वो सिम्टम्स अराइव नहीं होगा। सो इस तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको अपने एंटी एस्थमेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो ये रहता है, क्लासिफाई द एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो वहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप हार्मोन एंड हार्मोन लाइक ड्रग्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका कहना ये है कि आप एंटी एस्थमेटिक ड्रग को क्लासिफाई करो और उसी से रिलेटेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के यूज को बताओ। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसके एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टी को बताती है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।